हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस सरनेम में आपका स्वागत है। आज वर्णमाला में हम व्यंजन को देखेंगे। इससे पहले जो है हम स्वर को देख चुके हैं। आज जो है व्यंजन के बारे में देखा जाएगा। व्यंजन से 10 से 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। आज उन प्रश्नों को भी इसमें देखेंगे। व्यंजन में आप जान रहे हैं कि क से अज्ञ तक होता है। तो यहाँ पे आपका है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म। ये इनको जो है एक वर्ग के अनुसार हिंदी में वर्णित कर दिया गया है। एक वर्ग के रूप में रख दिया गया है। क वाले को क वर्ग नाम दिया गया है। च वाले पांचों व्यंजनों को च वर्ग नाम दिया गया है। ट वाले पांचों व्यंजनों को ट वर्ग और ये त वर्ग है आपका प वर्ग है। इन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। और इसको आप याद कैसे रखेंगे? क च ट त प, क च ट त प याद रखेंगे आप इसे याद रखेंगे क च ट त प के रूप में। ठीक है, क च ट त प क वर्ग हो जाएगा क छ ट त प। इनका उच्चारण होता है कि ये कहाँ से उच्चरित होते हैं। इनका उच्चारण होता है ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहां पे जो हमारे जो है व्यंजन हैं, उन व्यंजनों में क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। इतना सबसे पहले आपको देखना है। तो आपका यहां से प्रश्न बनता है कि क वर्ग का उच्चारण कहां से उच्चरित है। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ट वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो त वर्ग का उच्चारण जो है आपका वो दंत से होता है। तो आपको सबसे पहले इसमें याद क्या करना है? क च ट त प कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। क च ट त प कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ याद कर लेना आपको। क च ट त प कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ याद कर लेना। ठीक है, अब यहां से आपके ये पता चल जाएंगे कि कौन कहां से है। अब यहाँ क वर्ग का उच्चारण कंठ से है। कंठ से यानी आपका बिल्कुल अंदर से आवाज आएगी। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण तालु से है। तालु यानी कैसे आप समझेंगे? जो जीभ है वो आपका नीचे जाएगी। च वर्ग के जितने अक्षर को आप उच्चारित करेंगे तो जीभ चाहे ऊपर वाले ताल को चाहे नीचे वाले तालु को, जीभ अपने ऊपर दांत और जीभ के ऊपर नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें जाएगी। ट वर्ग का उच्चारण क्या है? मूर्धा है। मूर्धा मतलब ये कंठ से तो होता है। मूर्धा का तात्पर्य है यह कंठ की ही तरह होता है, लेकिन यह बड़े ही दबाव में उच्चरित होता है। जैसे ये आप कहेंगे क ख ग घ अंग, लेकिन जब आप इसे बोलेंगे ट वर्ग को तो ट ठ ड ढ अड़ ऐसे आप बोलेंगे। तो काफी आप जो है दबाव में जब बोलते हैं तो ये मूर्धन्य में आ जाता है। जब आप देखें त वर्ग को तो त वर्ग का उच्चारण दंत होता है। आपकी जिह्वा जो है, आपकी जीभ जो है वह जाके दांतों से टकराएगी तो आपका त वर्ग का उच्चारण माना गया है। इसी प्रकार से प वर्ग है। प वर्ग का उच्चारण कहां से है? ओष्ठ से है। आपका दोनों ओष्ठ इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। प फ ब भ म। और यही हमारा हिंदी में बड़े ही सटीक रूप से लिखा गया। तो इस प्रकार से आप क्या याद करेंगे? क छ ट त प कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। क छ ट त प कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अब इसमें अगला प्रश्न क्या बनता है? देखिए, जो आपके ये पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, इन पांचों वर्ग का जो पांचवा अक्षर है यह नासिक्य वर्ण होता है। कौन सा वर्ग होता है? नासिक्य व्यंजन होता है। ठीक है, यह आपका नासिक्य व्यंजन होता है। यह सामान्य रूप से देखिए, जब आप क वर्ग के अक्षरों को बोलते हैं नाक पकड़ के, क ख ग घ, यहां पे कोई आपको अंतर नहीं मिला है। क ख ग घ कोई अंतर नहीं मिला है। लेकिन वहीं जब आप अंग को बोलेंगे तो अंग में नाक का यूज हो जाने के कारण ये
नासिक के वर्ण हो जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें अक्षर हैं ये नासिक के वर्ण होते हैं। अंग इय ण न म, अंग इय ण न म, इस प्रकार से आप इसे तैयार कर लेंगे। अंग इय ण न म आपका जो है पांचवा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ, ये प्रत्येक वर्ग में 2 पॉइंट आया, कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ क छ ट त प। दूसरा पॉइंट ये जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर हैं वो आपके नासिका वर्ण होते हैं, यानी नाक से इनका उच्चरित होने में नाक का रोल होता है। य र ल व, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है जब हम इसमें इन वर्णों को बोलते हैं तो बोलने में बाहर से एयर हमें अंदर लेना होता है। य र ल व, हमें ये लगता है कि हम बाहर से एयर अंदर की तरफ ले रहे हैं, जिसके कारण इन्हें य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो आपका य र ल व है। ठीक है, तो वहां जो है अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है। क्यों होता है? क्योंकि य र ल व को बोलते हैं तो हम एयर अंदर की तरफ लेते हैं। सामान्य रूप से किसी भी वर्ण को बोलने पर हम एयर बाहर की तरफ, हवा हमारे शरीर से बाहर की तरफ निकलती है, परंतु य र ल व अंतस्थ व्यंजन को बोलने पर हवा जो है हमारे बाहर से हमें अंदर की तरफ लेनी पड़ती है। फिर हमारा आता है श श स ह, स स स ह। स स स ह को 2 नाम से जाना जाता है। या तो आप इसे संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं, या तो आप इसे संघर्षी व्यंजन, या तो आप इसे ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। आप श स स ह को 2 नामों से जान सकते हैं, या फिर आप इसे संघर्षी व्यंजन बोल सकते हैं, या तो ये ऊष्म व्यंजन बोल सकते हैं। जब आप श श श ह को बोलते हैं तो यहाँ जीभ जो है दोनों तरफ रगड़ के इन अक्षरों को निकालती है। ये जीभ बहुत ही रगड़ के इन दोनों ऊष्म व्यंजन को निकालती है, जिसके कारण माना जाता है कि ऊष्मा बाहर आ रही है। जब हम श श श ह को बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है अंदर रगड़ खा के इन वर्णों को बोलती है, और रगड़ाव की स्थिति में हम यह मानते हैं कि इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, जिसके कारण इसे ऊष्म व्यंजन, या ये संघर्ष करके बहुत ही निकल रहे हैं, जिसके कारण से संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। फिर आपका लास्ट में है छत्रज्ञस्र। छत्रज्ञस्र, छत्रज्ञस्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। मतलब ये तमाम जो है संयुक्त का मतलब जुड़ना हुआ, यानी यह कई अक्षरों से जुड़ के बने हैं, जिसमें आपका जो है, तो इसमें ये आपका संयुक्त हो गया। तो संयुक्त में छ किससे जुड़ के बना है? क प्लस स से। ठीक है, छ बना हुआ है। अच्छा, त्र किससे बना हुआ है? त प्लस र से। ज्ञ किससे बना है? ज प्लस इय से। और जो है आपका स्र किससे बना है? स प्लस र से। तो यहाँ पे जो पहला अक्षर होता है आपका वो हलंत के साथ होता है। ये आपको सदैव ध्यान देना है कि जो आपका पहला अक्षर है वह हलंत के साथ होता है। तो जो आपके छत्र ज्ञ स्र हैं, ये 2 अक्षरों से मिलके बनने के कारण इसे हम जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें छ क प्लस स से, त्र त प्लस र से, ज्ञ ज प्लस य से, और स्र स प्लस र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। जो आपका प्रश्न एक और बनेगा वह र के लिए स्पेशल बनेगा। र को जो है हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, र को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप र बोलेंगे तो आपकी जीभ लड़खड़ाते हुए, लुढ़कते हुए बाहर आती है र बोलने में, इसीलिए लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है। फिर आप यहां ल ढूंढ लीजिए। ल को हम पार्श्व व्यंजन बोलते हैं। ल को पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। पार्श्व,
पार्श्व व्यंजन ल को क्यों कहते हैं? क्योंकि मानना होता है कि जब हम ल बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर हवा भर जाती है, हमारे मुख के अंदर हवा भर जाती है, इसलिए ल को हम पार्श्व व्यंजन बोलते हैं। तो इस प्रतियोगी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकंपित व्यंजन है, तो आपका उत्तर र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, तो आपका उत्तर र होगा। निम्नलिखित में से कौन पार्श्व व्यंजन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ल होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, यहां हम फिर आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो आगे देखने पे आपको अगला जो प्रश्न है वो है अंग और ढ। आपके वर्णमाला में दो अक्षर अंग और ढ जो हैं इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है अंग और ढ को, या इन्हें हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन, या इन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अंग और ढ को द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन जो है कहा जाता है। ठीक, उसके बाद य व, आपके वर्णमाला के दो अक्षर य व को आप अर्ध स्वर कह सकते हैं, इन्हें जो है अर्ध स्वर कहा जाता है य व को। तो आपसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि कौन से ऐसे दो जोड़े हैं जिन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, कौन से ऐसे दो जोड़े हैं जिन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। तो चार ऑप्शन रहेगा आपका, चार में एक य व भी रहेगा, और य व जो है आपका यह अर्ध स्वर के रूप में जाना जाएगा। फिर अगला कौन सा आपका द्विगुण व्यंजन, अंग और ढ दो प्रकार के गुण अपनाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है या इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अब अगला बिंदु क्या है आपका? अगला बिंदु है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अगला में आपका दो बातें हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। ठीक है, दो बातें हैं। तो देखिए इसमें सामान्य रूप से अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स प्राण वायु। जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं और वह अक्षर बहुत कम ही समय लेता है, बहुत कम ही समय लेता है, तो उसे हम अल्प प्राण वाले अक्षर कहते हैं। और जब आप महाप्राण बोलते हैं तो जो ज्यादा समय लेता है। ठीक है, जब आप वर्ग में चलेंगे तो वर्ग में पहला अक्षर अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण के रूप में आता है। जैसे आप बोलते हैं क बोल दिए, फिर आप बोलेंगे ख, ग, घ, अंग। तो इस प्रकार से अल्प प्राण, जिस अक्षर को बोलने में हमारी प्राण वायु अंदर से जो हमारी प्राण वायु है बहुत ही सूक्ष्म होती है, कम होती है, तो वह अल्प प्राण के रूप में आ जाता है। और अगर बहुत ही अधिक होती है तो वो महाप्राण के रूप में आ जाता है। जैसे आपने यहां बोला क, तो क में कम समय लगा, फिर देखिए ख, ग, घ, तो इस प्रकार से जो है आता है। तो यहां एक चीज आपको जानना होगा कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर है। इसे अगर आप नंबरिंग कर दें 1, 2, 3, 4, 5, आपने नंबरिंग किया, और यह नंबरिंग जो है प्रत्येक वर्ग के लिए है। 1 का तात्पर्य सभी के पहले अक्षर, 2 का तात्पर्य सभी के दूसरे अक्षर, 3 का तात्पर्य सभी के तीसरे अक्षर, 4 का तात्पर्य सभी के चौथे अक्षर और 5 का तात्पर्य पांचवें अक्षर। तो अगर आप यह जानने की कोशिश करें कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं, अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि क, ख, तो क कम समय लगा, ख अधिक समय लगा अल्प प्राण के रूप में, क आएगा महाप्राण के रूप में ख आएगा, ग, उसके बाद घ, अंग। ठीक है, तो यानी पांचवा। तो आपको यह जानना होगा कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर अल्प प्राण हैं। समझ रहे हैं ना? अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण
कम प्राणवायु बाहर निकले, महाप्राण ज्यादा प्राणवायु बाहर निकले, यही कंडीशन आता है। तो आप जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 135 मतलब पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, 24 मतलब दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं? क हो गए, ग हो गए, अंग हो गए, च हो गए, ज हो गए, इ हो गए, यानी 135, यानी पहला, तीसरे, पांचवें अक्षर प्रत्येक वर्ग के लिए अल्प प्राण के रूप में होंगे, दूसरे और चौथे अक्षर प्रत्येक वर्ग के लिए महाप्राण के रूप में आएंगे। ठीक है, इसमें आपका एक अगला पॉइंट होता है, अगला पॉइंट होता है अघोष और सघोष का। तो अगला पॉइंट आपका क्या है? अघोष और सघोष का। इसमें आप देखेंगे सघोष, जिन अक्षरों को बोलने पर, जिन अक्षरों को बोलने पर हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं अंदर पाई जाती हैं, उन स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाता है। जिन अक्षरों को बोलने पर हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं, बोलने पर जो स्वर तंत्रियां काम करती हैं, उनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, तो वह स्थिति आपकी सघोष की होती है। वह स्थिति आपकी सघोष की होती है। आपको हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर मान लीजिए, आपने मान लिया। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से आपके अघोष हैं, कौन से आपके सघोष हैं। तो आप यह जानिएगा कि आपका पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर जो है आपका, वह अघोष के रूप में आता है। क, ख, ग, घ, अंग। तो क और ख जो है आपका अघोष के रूप में है। अब बचा कौन? तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, यह जो है सघोष के रूप में आता है। तो आपका जो है अघोष कौन है? 12। ये जो पहले और दूसरे अक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के, यह अघोष के रूप में होते हैं, और जो तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर जो है सघोष के रूप में होते हैं। आगे अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि वो कैसे होगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।